हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है। और सब बढ़िया। चलिए आज शुरुआत करते हैं फिजिक्स का, बेसिक फिजिक्स। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और नाइन्थ का बच्चा भी पढ़ सकता है। ठीक है, उनका लेवल जैसा हो वैसा आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिक्स शुरुआत कर रहे हैं तो ये फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स तो आप लोग जानते हैं, भौतिकी, जिसमें अच्छा अच्छा चीज पढ़ने के लिए रहता है, जिनका मजे से आप चारों तरफ, अपने चारों तरफ के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन थोड़ा डीपली अध्ययन करते हैं। फिजिक्स पर साइंस में तो करते हैं, लेकिन फिजिक्स विभाग में फिजिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स का। तो अब जो उसमें भी फिजिक्स का किस पोर्शन को शुरुआत करें, इसमें हम बात करेंगे अभी मात्रक के बारे में, राशि के बारे में। कहने का मतलब है कि मापना और तोलना, इस विभाग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें है, पहला चीज देखते हैं। इसमें पहला चीज होता है राशि। क्या होता है? तो ये राशि क्या होता है? क्वांटिटी किसको कहते हैं? राशि, जिसको माप तोल सकते हैं, मतलब दुनिया का कोई भी चीज जिसको मापा या तोला जा सकता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। क्वांटिटी जिसे मापा या तोला जा सकता है और उसे राशि कहते हैं, अर्थात राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई क्या करते हैं? मापते हैं। कहेंगे ना, ये हम, मैं कितना लंबा हूँ, कहेंगे मैं मान के चलते हैं, हम कहेंगे 5.5 फीट लंबा, कोई 6 फीट लंबा, कोई 5 फीट 8 इंच लंबा। मतलब इस तरीका से क्या रहता है, ये लंबाई। और मापे किसमें? एक फीट में मापे, एक इंच में मापे। हम कहेंगे ये 5 मीटर लंबा, ये 6 मीटर लंबा, अर्थात कुछ मीटर में मापे, 7 मीटर लंबा, 8 मीटर लंबा। मतलब मीटर में भी माप सकते हैं, फीट में मापते हैं, इंच में मापते हैं। ये सब क्या है? ये सब मात्रक है। ये सब क्या है? मात्रक है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? मतलब क्या, जिसे दुनिया का कोई भी चीज को जिसको माप या तोल सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान, वजन जो मापते हैं, कहते हैं ये कितना, इसका कितना द्रव्यमान होगा, कितना वजन होगा, क्या किलो कहते हैं। अपने लोग आपस में बात करते हैं क्या किलो को होगा ये। जैसे कहेंगे ये 5 kg है, ठीक है, ये 800 ग्राम है। तेल लेने जाते हैं, ये 1 लीटर है। ये सब क्या है? ये सब द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। ये लीटर में जो मापते हैं, ये आयतन है, इसको आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है द्रव्यमान। कहने का मतलब उसको माप, जिस भी पदार्थ को हम लोग माप सकते हैं, उसको राशि कहते हैं। ठीक है, जिसको मापा या तोला जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राशि। जिस भी चीज को मापा या तोला जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राशि बोलेंगे। चलिए आगे आता है राशि के बारे में, कि उसके बाद आता है मात्रक। राशि के बाद जैसे द्रव्यमान को किस चीज में माप रहे हैं? केजी में। द्रव्यमान को किस चीज में मापे? केजी में मापे ना। वजन, एक वजन है, वजन को मापे किस चीज में? केजी में। जैसे 45 kg का, कोई मान के चलते हैं, ये बोरा है, ये आलू का बोरा, आलू का बोरा, आलू का बोरा का वजन कितना है? मान लेते हैं ये 45 क्या है, कहेंगे आलू का बोरा है। कहेंगे आलू कितना? कहेंगे 45 क्या पीस है, केजी के हिसाब से है। या टुकड़ा है आलू का, 45 टुकड़ा काट के छोटा छोटा, क्या है? ये चीज को जैसे केजी लगा देंगे तो ये वजन हो गया, मतलब मास हो गया, द्रव्यमान हो गया केजी लगने पर। अगर यहीं पर मीटर लगा देंगे तो ये उनका साइज का हो सकता है, लेंथ, लेंथ माने लंबाई। हो सकता है आलू की लंबाई 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, अर्थात मीटर लगने पर क्या चीज लग रहा है? ये मीटर लग रहा है। या मान के चलते हैं कुछ में मीटर लगेगा, किलोग्राम लगेगा, सेकेंड लगेगा, कैंडेला लगेगा, मोल लगेगा। ये सब जो लग जाता है, तो यही जब से मात्रक लगने के बाद पता चलता है कि मापे क्या चीज है। क्या वैसे पता चल जाएंगे? पांच, पांच क्या, किस चीज, कौन चीज का मात्रक है, मतलब कौन चीज मापे है? पांच, पांच आगे क्या हो सकता है? मीटर हो, 5 मीटर हो सकता है, 5 किलोग्राम हो। अगर मीटर होगा तो किसको माप रहे हैं? लंबाई को। किलोग्राम है तो द्रव्यमान को, द्रव्यमान मापे हैं। इसी तरीका से दो चीज, एक राशि और दूसरा मात्रक। किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए जो है, ये दो चीज का जरूरत रहेगा। या तो सिंगल राशि रहेगा या सिंगल मात्रक रहेगा, तो पूरे तरीका से पता नहीं लगा सकते। जैसे अगर मान के चलते मात्रक नहीं लिखे, ओनली राशि लिख देते हैं, ये 5, ये 10, ये 15, आगे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, कह देंगे तो आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पता नहीं चलता है। अर्थात किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज का जरूरत है, एक राशि का, एक मात्रा। कहने का मतलब राशि में जैसे लंबाई द्रव्यमान है तो लंबाई द्रव्यमान मान लेते हैं, लंबाई 5।
लेकिन लंबाई को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए आगे क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए, जो भी उनका मात्रक होता है वो होना चाहिए। तो समझ में आ गया, मतलब किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की, पहला चीज लंबा राशि और दूसरा मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज आता है कि ये राशि में भी आता है भौतिक राशि। ठीक है, राशि की वजह से होता है लंबाई, लंबाई का क्या है, लंबाई का, ये लंबाई, लंबाई को मीटर, लंबाई को मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ये है क्या चीज, राशि, और ये क्या चीज है, मात्रक। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये है राशि और ये है मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हुआ, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, वैसे ही होता है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, अब आता है भौतिक राशि। समझ में आ गया, किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए, भौतिक चीज को, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज, भौतिक किसी भी चीज को, पहला चीज एक राशि होना चाहिए, अर्थात क्वांटिटी, एक राशि होना चाहिए और दूसरा मात्रक होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वांटिटी और दूसरा यूनिट। चलिए अब आता है भौतिक राशि किसको कहते हैं, राशि और भौतिक राशि सेम चीज होता है, चाहे राशि बोलिए चाहे भौतिक राशि बोलिए। भौतिक राशि को उस मतलब हुआ जिसको मापा या तोला जा सकता है उसे ही राशि कहते हैं, और उसे ही क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। राशि और भौतिक राशि में कोई अंतर नहीं होता, राशि और भौतिक राशि उसी को बोलते हैं। अब आता है कि भौतिक राशि का वर्गीकरण, किस चीज का वर्गीकरण, भौतिक राशि का। भौतिक राशि को जो हम बांटे हैं उसको भी दो चीज के आधार पर बांटे हैं, पहला चीज बांटे हैं मापन और मात्रक के आधार पे, दूसरा और दिशा और परिमाण के आधार पे। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है जैसे अभी 5, 10, 15, 20 लिखे ना, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड परिमाण बोलते हैं। और मापन के आधार पर, किसी चीज को मापने तोलने के आधार पर जो, और मात्रक के आधार पर, उसको तीन कैटेगरी में बांटे हैं। पहला एक होता है मूल राशि, इसको हम लोग अन्य नाम आधारी राशि भी कह सकते हैं। कौन सी राशि, आधारी राशि। ठीक है, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और तीसरा होता है पूरक राशि। तो मापने और तोलने के आधार पर भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला आधारी राशि या मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा पूरक राशि। व्युत्पन्न राशि का मतलब अंग्रेजी होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी, और पूरक राशि का होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, अब आता है दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया। इसको याद रखेंगे कि दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक सदिश होता है, दूसरा अदिश, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं आधारी राशि क्या होता है। भौतिक राशि तो जान लिए, भौतिक राशि का वर्गीकरण दो तरीका से, मापन और मात्रक के आधार पर, और दिशा और परिमाण के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर तीन, दिशा और परिमाण के आधार पर दो। अब हम लोग जानते हैं कि आधारी राशि क्या होता है, क्या होता है आधारी राशि, उनके बारे में जानते हैं। मूल राशि या आधारी राशि, इनके बारे में, आधारी राशि किसको कहते हैं, आधारी राशि उस राशि को कहते हैं जिनको निरूपित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए दूसरे राशि का जरूरत नहीं पड़ता, ये अपने आप में मस्त रहता है। जैसे देखिए, हमको किसी चीज का वजन शो करना है, वजन शो करने के लिए हमको किसी दूसरे चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनका किलोग्राम, जैसे ये हो गया क्या चीज, मात्रक, और कोई एक नंबर 5 kg, इसको वजन को शो करने के लिए, अर्थात द्रव्यमान को शो करने के लिए, और हमको किसी चीज का जरूरत है, नहीं है, किसी चीज का जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। एक मात्रक लगा दिए तो इनके द्रव्यमान निकल गया। जैसे अगर इसी जगह पे अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी जगह पर अगर हम क्षेत्रफल निकालें, जैसे मान सकते लंबाई निकालना है किसी चीज का, लंबाई निकालने के लिए किसी दूसरे चीज का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कहेंगे 5, आगे मीटर लगा दिए तो अब दूसरा चीज कोई चीज जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन वही चीज ध्यान से देखिए तब यहाँ समझ में आएगा। अगर वही चीज हमको किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना है, तो किसी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके लंबाई और चौड़ाई को क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर वस्तु 2D में अवेलेबल हो, अगर वस्तु 2D में अवेलेबल हो, 2D का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो अगर क्षेत्रफल निकालना है तो गुना करेंगे। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पर हमको किस चीज का जरूरत लेना पड़ा क्षेत्रफल निकालने के लिए, लंबाई का। किसका जरूरत लेना पड़ा, लंबाई का। और लंबाई जो है, लंबाई निकालने के लिए किसी का जरूरत लेना पड़ता है, नहीं, अर्थात लंबाई तब कौन सा राशि हुआ, आधारी राशि। कौन सा राशि हुआ, आधारी राशि। क्यों,
क्योंकि इनको लिखने के लिए किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, लंबाई का जरूरत लेना पड़ रहा है, अर्थात आधारी राशि का जरूरत लेना पड़ रहा है। अर्थात ये आधारी राशि है क्षेत्रफल, बताइए है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, आधारी राशि किसको बोलते हैं, कि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं होती है, इस प्रकार के राशि को हम लोग कौन सा राशि बोलते हैं, आधारी राशि, ठीक है। चलिए इनको डिफिनेशन को लिख लेते हैं, आधारी राशि किसको कहते हैं। लिखिए, जिस राशि को जिस राशि को जिस राशि को व्यक्त करने के लिए जिस राशि को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इस प्रकार के राशि को कौन सा राशि कहेंगे, आधारी राशि। ठीक है, इसके बारे में एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए, अभी हम किसके बारे में बताए थे, लंबाई के बारे में। क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक लंबाई एक चौड़ाई का जरूरत पड़ता है, लेकिन लंबाई निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, सिर्फ दो चीज का, एक राशि का, दूसरा मात्रक का। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, ठीक, जो विद्युत धारा हो गया, इस चीज को मापने के लिए किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इनको और अच्छा से समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब आप लोग को ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्युत्पन्न राशि। अभी हम बताए थे कि जिस चीज को मापने के लिए किसी दूसरे राशि की सहायता लेनी पड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, व्युत्पन्न राशि, अर्थात डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी हमने बताया था आपको किसके बारे में, आधारी राशि के बारे में। क्या बताया, कि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक उसका उल्टा क्या चीज, व्युत्पन्न राशि। जिस राशि को व्यक्त करने के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत पड़ती है, अन्य के जगह दूसरी राशि, अर्थात भौतिक राशि, आधारी राशि, सॉरी भौतिक राशि नहीं, आधारी राशि से पिछले वाला राशि से बताया, आधारी राशि की जरूरत पड़ती है, इस प्रकार के राशि को कौन सा राशि बोलेंगे, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। इस प्रकार के राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। इसका जैसे लिखते हैं, हमको किसी चीज का क्षेत्रफल जैसे निकालना है तो दूसरे का जरूरत पड़ता है, अभी हमने बताया आयतन निकालेंगे, तो आयतन किस चीज का निकलता है, पहला चीज। अब इसके बारे में डिटेल से बताते हैं, क्षेत्रफल, आयतन निकालना है, दाब निकालना है,
दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, अर्थात उसको भी निकालने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ा, एक बल का एक क्षेत्रफल का, अर्थात ये सिंगल कोई चीज नहीं होगा, दूसरे का सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन, दाब आदि etc। ठीक है, इसमें एक चीज कंफ्यूजन हमको आता है कि ये क्षेत्रफल किसका निकालेंगे और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन के होता क्या है, ये किसका निकालते हैं। ठीक है, एक सवाल हम क्रिएट करते हैं और एक सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार के वस्तु का निकालते हैं, क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार के वस्तु का निकालते हैं। इसको बस समझना है, इसमें कोई चीज लैंग्वेज उतना नहीं देखना है, ये कहीं पूछने वाला चीज नहीं है, बस इनको आप कैसे कंसेप्ट के तौर पर याद रखेगा ये मैंने रखता है। जैसे मान के चलते ये क्षेत्रफल होता क्या है, ये क्षेत्रफल जो हम लोग निकालते हैं किसी चीज का, वो उसका निकालते हैं जो चीज 2D में अवेलेबल रहता है। 3D में भी क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन पहला चीज निकालते हैं आयतन, उसके बाद 3D का जो वस्तु है, जैसे घन घनाभ, जैसे घन और घनाभ, ये जो घन घनाभ है इन सब का जो हम लोग आयतन निकालते हैं, ये पहला चीज उनका आयतन निकालेंगे, बाद में उनका क्षेत्रफल निकलता है, लेकिन वो अंदर और बाहर का निकलता है, अंदर और बाहर। या तो अंदर का निकालेंगे तो सीधा सी ऐसे निकलता है, अंदर बाहर दोनों का अगर निकालेंगे कवर हो जाता है तो टी ऐसे निकलता है, अर्थात क्षेत्रफल उनका भी निकलता है, बशर्ते अलग अलग तरीका से निकलता है। तो जो क्षेत्रफल निकलता है वो 2D वस्तु का निकलता है। 2D वस्तु किसको कहते हैं, जिस वस्तु में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, जिस वस्तु में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो उस प्रकार के वस्तु को हम लोग 2D बोलते हैं। और जिस वस्तु में तीन चीज अवेलेबल हो, 3D उसको बोलते हैं। उसको उसमें कौन कौन चीज अवेलेबल हो, उसमें लंबाई अवेलेबल हो, चौड़ाई अवेलेबल हो और ऊंचाई या मोटाई, ऊंचाई या मोटाई, तीन चीज जिसमें अवेलेबल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तीन चीज जिसमें अवेलेबल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं 3D। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई, तीन चीज जिसमें अवेलेबल हो उसको 3D, जिसमें लंबाई और चौड़ाई अवेलेबल हो उसको 2D। जैसे वर्ग, हम मानते हैं ये वर्ग है, इस वर्ग में दो चीज अवेलेबल है, एक लंबाई एक एक चौड़ाई, लेकिन वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर हम आयत लेते हैं, आयत का ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता है, लेकिन वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। ठीक है, तो ये वस्तु है कौन किस टाइप का, ये 2D वस्तु है और ये 3D वस्तु है। किस टाइप का वस्तु है, ये 2D है, दोनों 2D वस्तु है, लेकिन ये कौन सा वस्तु है, घन, घन 3D है। घनाभ कौन सा वस्तु है, 3D, इसलिए घन का आयतन निकालते, वर्ग का आयतन नहीं निकालते हैं, पता है सबको, वर्ग का आयतन नहीं निकाल सकते, इनका आयतन नहीं निकाल सकते, लेकिन आयतन किसका निकालेंगे, घन का। आयतन किसका निकालेंगे, घनाभ का, अर्थात जो वस्तु 3D में अवेलेबल हो उसका आयतन निकालेंगे, जो वस्तु 2D में अवेलेबल हो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो 3D में अवेलेबल हो उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि उनमें भी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, ऊंचाई है, तीनों चीज को मिलाकर क्षेत्रफल निकाला जाता है। जैसे देखिए घनाभ का जो होता है, घनाभ का CSA क्या होता है, घनाभ का CSA 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है घनाभ का CSA, जिसको हम लोग कहते हैं कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो समझ में आ गया किसका, किस प्रकार की वस्तु का आयतन निकालते हैं और किस प्रकार की वस्तु का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरीका से पहला चीज हमने अभी क्या पढ़ाई किया, पहला चीज पढ़ाई किया राशि, जिस चीज को मापा या तोला जा सकता है उसको हम लोग राशि बोलते हैं, जिस चीज को मापा या तोला जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। और मात्रक,
राशि को, जिन राशि को व्यक्त करने के लिए जिसका जरूरत पड़ता है राशि के बाद, उनको हम लोग मात्रक बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए दो चीज, एक राशि चाहिए और एक मात्रक चाहिए। ठीक है, अब आता है राशि क्या प्रकार। भौतिक राशि उसी को बोलते हैं जिसको राशि बोलते हैं। भौतिक राशि को दो टाइप से वर्गीकरण किया गया। पहला चीज मापन के आधार पर, और दूसरा क्या चीज, परिमाण और दिशा के आधार पर। मापन के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा पूरक राशि। ठीक है, अब आता है आधारी राशि। जिन राशि को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं लेनी पड़ती है, उस प्रकार के राशि को हम लोग कौन सा राशि बोलते हैं, आधारी राशि। व्युत्पन्न राशि, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत होती है, उस प्रकार के राशि को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। इतना चीज अभी तक में बताए हैं। फिर उसी में एक सवाल आया है कि क्षेत्रफल और आयतन। जैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए लंबाई और चौड़ाई, अर्थात लंबाई चौड़ाई कौन सा राशि है, आधारी राशि। उनका जरूरत पड़ा हमको व्युत्पन्न राशि में, उसी को बोलते हैं। याद रखने का एक ट्रिक, हम क्षेत्रफल याद रखेंगे, एग्जाम्पल एक चीज, इसमें यह चीज याद आ जाएगा कि जिन राशि को व्यक्त करने के लिए दूसरे राशि की जरूरत लेनी पड़ती, मतलब मदद लेनी पड़ती है, इस प्रकार के राशि को हम लोग कौन सा राशि बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हम लोग अपने लोगों का पूरक राशि किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, कि वह राशि जिसका उपयोग ज्यामिति या कोण के गणना के लिए किया जाता है, अर्थात मापने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए समतल कोण, अर्थात जो चीज 2D में रहेगा उसका जो कोण मापेंगे वो पूरक राशि के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, जो ठोस कोण अर्थात 3D में अवेलेबल रहेगा, उस प्रकार के कोण को मापने के लिए मतलब ठोस कोण को मापने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे पूरक राशि का। ठीक है, समतल कोण क्या होता है ये चीज पहले जाते हैं कि यह दो रेखाओं के बीच को कोण को मापता है, और इसकी मात्रा क्या होता है, रेडियन होता है। और इसकी मात्रा, और इसका मात्रक होता है रेडियन, और इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन होता है। जैसे देखो दो कोण होता है ना, मापते हैं। आप लोग क्लास 11th में गए हैं, अब क्लास 11th में पढ़िएगा थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, और थीटा को डिग्री में। डिग्री से कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जाए, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए, यही सब पढ़ने के लिए। मैथ में तो मजा आता है क्योंकि खेल खेल में सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही समतल कोण का ये जो थीटा होता है, इसको हम लोग रेडियन में मतलब फिजिक्स में इसको रेडियन में मेजर करते हैं। तो ये कौन सा राशि के अंतर्गत आता है, कोण को मेजर करना, ये पूरक राशि के अंतर्गत आता है। 2D में कैसे कोण को मेजर करेंगे, 3D में कैसे कोण को मेजर करेंगे, ये कौन सा राशि बताता है, पूरक राशि। हो सकता है आपको एग्जाम में पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल और ये सब एग्जाम में ऑप्शन में पूछ देता है, तो वो आपको एक्टिव रहना है कि ये पूछा क्या है। पूरक राशि का इस्तेमाल क्या करते हैं, चाहे 2D में वस्तु हो या 3D में वस्तु हो, मतलब समतल कोण हो या घन कोण हो, ठोस कोण उसी को बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल जो होता है किस चीज में, पूरक राशि का कोण को मापने में किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है समतल कोण के बाद एक कोण आएगा ठोस कोण, किसको कहते हैं, यह किसी बिंदु से निकलने वाले कोण को मापता है, और इसकी मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन। पूछेंगे समतल कोण का मात्रा रेडियन, थीटा रेडियन डिग्री बोले ना, ये सब प्लेन एंगल 2D में रहता है। तब जब 3D में रहता है तो उसको स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ये इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, ये और डीपली जाएंगे तो और बताता है, लेकिन ये इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहां तक बहुत सॉलिड एंगल खत्म हो गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पानी पीते हैं, वेट कीजिए। क्या मजा आ रहा है पढ़ने में, मजेदार तो बहुत है। ठीक है, बशर्ते थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते चलिए। हम जितना बोल रहे हैं ना उतना अगर ध्यान से सुनिएगा तो मेरे हिसाब से आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जितना आपको हम बताते जा रहे हैं एकदम मजा से आनंद लेते हुए पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, नोट करते चलिए। उसको बस ज्यादा कुछ नहीं देखना, हम जितना बोल रहे कंसेप्ट को उसको एकदम पकड़ लीजिए। बात एक से दो बार कॉपी पढ़ी, आपको सब अपने आप दिमाग में घुसते जाएगा, याद होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, हम अपने खुद से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हर एक चीज बता देते हैं। ठीक है, अब आता है आधारी राशि की कुल संख्या 7 है। ये आधारी राशि होता क्या है, हम आपको बताए हैं पहले भी, आधारी राशि फिजिक्स में क्या होता है। क्या होता है आधारी राशि बताओ,
आप तो अभी से पढ़ रहे हैं, बताइए आधारी राशि क्या होता है। आधारी राशि, आधारी राशि किसको बोलते हैं, जिन राशि को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधारी राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक है, अब पूछेंगे आधारी राशि की संख्या कितनी है, तो आधारी राशि की कुल संख्या 7 है। हम इसको हमेशा दिमाग में बैठा लेना है ध्यान से। आधारी राशि की कुल संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7। अब कौन कौन है 7 ये देखते हैं। पहला चीज लंबाई, दूसरा समय, तीसरा द्रव्यमान, चौथा तापमान, पांचवा विद्युत धारा, छठा प्रदीपन तीव्रता अर्थात ज्योति तीव्रता, और चौथा होता है पदार्थ, सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। ये सब कौन सा राशि है, मूल राशि। इसी को हम लोग आधारी राशि भी बोलते हैं। इसी को हम लोग कौन सा राशि बोलते हैं, आधारी राशि। कौन सा राशि, आधारी राशि। ठीक है, इसको हम लोग आधारी राशि बोलते हैं। लंबाई का जो होता है मात्रक, लंबाई का मात्रक, इनको याद रखिएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, इसका होता है सिंबल भी यहाँ लिख लेते हैं, सिंबल, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। मीटर का एम, सेकंड का एस, ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम अर्थात केजी, ठीक, तापमान का केल्विन, केल्विन, इसको सिंबल होता है के, ठीक। उसके बाद आता है विद्युत धारा, एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, इसको याद रखना है, जैसे याद रखना है, चाहे रट्टा मारना पड़े या जो मारना पड़े। हर एक चीज तो हम रटने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज को रटने बोल रहे हैं, तो उसको रट्टा मारना है। कैंडेला, सीडी। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, मोल, इसको MOL से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो आधारी राशि की कुल संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन, मीटर, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ऐसे करके नहीं याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, मीटर। लेकिन जरूरत पड़ने पर हो सकता है एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछता, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में ये ऐसे पूछेगा कि तापमान का जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। पूछ देगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक दे देगा एम्पियर, एक कैंडेला, कुछ भी दे सकता है, ताकि ऐसा थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन घुमा देता रहता, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा देगा। तो इस तरीका से एग्जाम, जैसे इसमें से जैसे एक क्वेश्चन हम जैसे आपको देते हैं, हम पूछ देंगे एक क्वेश्चन में, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन लंबाई का मात्रक है, लंबाई का एसआई मात्रक है। पहला दे देंगे सेंटीमीटर, दूसरा दे देंगे मीटर, तीसरा दे देंगे इंच, और चौथा दे देंगे फुट या फीट, जो कहिए। सब मापते हैं, सब लंबाई का मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक यहाँ पूछ दिया है। ये लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है एसआई मात्रक वाला, ये एसआई मात्रक वाला जो लैंग्वेज है, एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक, ये होता है क्या चीज, मीटर। किसका, लंबाई का, किसका, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। इस तरीका से एग्जाम में आपको फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है, तो वही करके वो ज्यादा नहीं घुमाएगा, आपके लेवल तक में उतना नहीं घुमाएगा, डायरेक्ट पूछ देगा ऑप्शन में, ऐसा करके नहीं देता है, ठीक है। तो ये सातों आधारी राशि को हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब आता है, सब कुछ पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोग का, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, ये क्या होता है ताप में परिवर्तन, बताइए। ताप में परिवर्तन ये होता है, अगर किसी को बुखार लग गया,
बुखार लग गया तो हमारे बॉडी में क्या ताप में परिवर्तन होता है। अगर अभी हमको बुखार नहीं लगा है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, उसको थर्मामीटर से मापते हैं। कहता ना बुखार लग गया थर्मामीटर लो, उसको उसके अंदर क्या रहता है, पारा रहता है। और थर्मामीटर को देहाती भाषा में याद नहीं है, भूल गए थर्मामीटर को कौन सी देहाती भाषा में कुछ कहते हैं, अभी तो खैर याद नहीं है। ठीक है, तो जो थर्मामीटर से मापते हैं वो कौन सी मापते हैं, अपने बॉडी का तापमान ही ना मापते हैं। अगर बुखार लगता है तो अपना लोग का बॉडी जो होता है हीट होकर के ज्यादा गर्म हो जाता है। मन खराब भाग लेने कहता है कि इनका मन खराब हो गया। मन खराब होने का मतलब क्या हो जाता है कि अपना बॉडी का जो तापमान है वो बिगड़ गया। पहले संतुलित तापमान था, अब पूरा संतुलित तापमान नहीं है, बिगड़ गया। तो इस तरीके से जो होता है ताप में कुछ परिवर्तन हो जाता है, चाहे हमारे बॉडी का ताप में परिवर्तन हो। जैसे चाय अगर गर्म है तो चाय गर्म से ठंडा हो गया तो ताप में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, गर्म से ठंडा की ओर चले गया। अगर कोई चीज ठंडा से गर्म हो रहा है तो ताप बाहर से दे रहे हैं, अर्थात ताप में परिवर्तन हो रहा है। अगर वो ठंडा होगा, मान लेते हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा होगा, उसको गर्म करके हम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिए, तो ऐसे ही ना ताप में परिवर्तन होता है। अब लेकिन ये परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, ये चीज जानना है। और उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक को डिग्री सेल्सियस में डिनोट करते हैं। इसको कभी कभी डिग्री फारेनहाइट में, जैसे डॉक्टर कहता है 100 बुखार छे, नहीं कहता है डॉक्टर एक 100 बुखार चले, ठीक है, या इसको 100 बुखार है, इसको 101 बुखार है, 102 बुखार है, क्या 101 डिग्री फारेनहाइट है, क्या डिग्री सेल्सियस है, नहीं, डिग्री फारेनहाइट रहता है। इसी चीज को अगर आप सीख गए तो कल कोई डॉक्टर बोलेगा 100 बुखार है तो 100, आपको तब डॉक्टर से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि 100 क्या है, डिग्री सेल्सियस है कि 100 डिग्री फारेनहाइट है। ठीक है, तो ये जो ताप का एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। अभी हम इस आधारी राशि में बताए हैं, आधारी में कि टोटल 7 मात्रक होता है आधारी मात्रक, उसमें से एक ताप भी है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और अन्य मात्रक जो होता है वो सेल्सियस होता है और फारेनहाइट होता है, इसको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट में। अब इसमें चेंजिंग करने के लिए आता है। पहला चीज जैसे ताप पे परिवर्तन कैसे हुआ आपको बता दिए, ठीक है। जैसे चाय का कप है, चाय के अंदर कप के अंदर चाय की, चाय के अंदर कप ना, नहीं नहीं नहीं, उल्टा ही लिख रहे हैं कुछ। कप के अंदर चाय, कप के अंदर गर्म चाय, कप के अंदर गर्म चाय, ये गर्म चाय जो होगा वो धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ये ठंडा हो गया तो अब इनका ताप में, ताप मतलब क्या चीज, कहता ना हीट, उष्मा, उष्मा में परिवर्तन हो गया। इस टाइम जो उष्मा रहेगा, क्या उस टाइम यही उष्मा रहेगा, ये थोड़ा सा घट जाएगा, अर्थात छोटा हो गया। कहने का मतलब इसको छोटा से इंडिकेट कर दिए, इसको बड़ा से, मतलब उस टाइम उष्मा की जो मात्रा है वो गर्म चाय में क्या है, ज्यादा है, गर्म चाय में ज्यादा है, लेकिन ठंडा चाय में वही क्या है, कम है। ठीक है, तो ये परिवर्तन किसमें हुआ, ताप में, टेम्परेचर में। ठीक है, अब इसी टेम्परेचर को मापते किसमें, उनका मात्रक क्या है, उनका मात्रक होगा 3 चीज, या तो केल्विन में मापिएगा, ठीक है, या तो डिग्री सेल्सियस में मापिएगा, या तो डिग्री फारेनहाइट में मापिएगा। तो अब जो होता है कप के अंदर गर्म चाय है तो इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे लिखते हैं। अगर मान के चलिए हम कहेंगे कि ये मात्रक है तो हम ताप को जो है मेजर करते हैं, कहेंगे इस ताप का 37 डिग्री सेल्सियस मात्रक है, कितना डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस। हम कहेंगे इनको डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, डिग्री फारेनहाइट में। तो इनका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कंपटीशन एग्जाम में मस्ट है, ये पूछता ही है, एक सवाल आपको जरूर ये कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा ही। तो इनको याद रखने के लिए आप एक फॉर्मूला जो है इनको पहले लिख लीजिए, अब उसके बाद फॉर्मूला याद करना। हम फॉर्मूला आपको कुछ देते हैं लिख करके, आप इनको याद कीजिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला हम, लिखिए डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट में बदलने के लिए, बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट में, अर्थात डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 प्लस 32, तब ना यहाँ डिग्री सेल्सियस का मान पुट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तब ना, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो जो है हमको पूरा तरीका से
ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 प्लस 32 किसका फॉर्मूला है? जब डिग्री सेल्सियस से क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। तो ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला है। अब जो आता है नेक्स्ट फॉर्मूला आता है डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। वो फॉर्मूला लिख लीजिए कि F-32 गुना, एक मिनट, डिग्री सेल्सियस F-32 गुना 5/9, ये कौन सा फॉर्मूला है? डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का। चलिए लिखिए इनको। हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। अब ये फॉर्मूला लिख लिए डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। इस पे कुछ सवाल हम प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को देते हैं, इस सवाल को बनाइए। जैसे हम एक सवाल देते हैं, कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करें। चलिए चेंज कीजिए फटाफट, कॉपी कलम निकालिए, बनाना शुरू कीजिए। डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। बन रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। थोड़ा सा हिंट्स दे दिए, जल्दी बनाइए। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू है वो कितना है, 37 है। इनको वहाँ पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 7 63, 9 3 27, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 3 27 6, 33/5 प्लस 32। इनको आप 5 6 के 30, 5 6 के 30, 66.6 प्लस 32, तो 6 2 8 6 3 9 अर्थात 98.6 डिग्री क्या चीज़, फ़ारेनहाइट। कहा है कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में था बदलने के लिए। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा सवाल बनाइए फास्ट में फटाफट। 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तीसरा सवाल 35 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में। चौथा सवाल 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। पांचवा सवाल 120 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। छठा सवाल 100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है। सातवां सवाल 0 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये 7 सवाल है, इनको अच्छा से एक बार लिख लीजिए। हम साइड हो जाते हैं पूरा, और इनको बना करके लाइएगा। ये HW हुआ, ठीक है। अब इसी चीज में अब आता है जैसे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आपने चेंज करना सीख लिया। अब इसी में एक और चीज है केल्विन। इसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, या डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो उसको कैसे केल्विन में चेंज करेंगे, या डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो उसको कैसे केल्विन में चेंज करेंगे, इस चीज को जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे केल्विन को केल्विन में बदलना, केल्विन में बदलना। पहला चीज डिग्री सेल्सियस को, किसको, डिग्री सेल्सियस को।
तो सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हो जाता है केल्विन। कहने का मतलब अगर हमको 37 डिग्री सेल्सियस जैसे है, अगर इनको केल्विन में बदलेंगे तो इनका मान यहाँ पुट करेंगे और सीधा इनको 273 ऐड कर देंगे, तो ये आपको हो जाता है कितना केल्विन, 300 केल्विन। यही इसका आंसर है। अगर सेम टू सेम इसके जगह पर अगर हमको दे देगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे दिया, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला है किसका, केल्विन का, यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस के साथ, लेकिन अगर इसको हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर देंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 प्लस 32, ये अब हो गया क्या चीज में, फ़ारेनहाइट में। अब प्लस में क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। अब जो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा अब टोटल केल्विन। क्या बन जाएगा, केल्विन। इस तरीका से डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या चीज में, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पे भी कुछ सवाल, 5 सवाल आपको देते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करके आइएगा HW के तौर पर। जैसे ये बताए, अब यहाँ डिग्री सेल्सियस का मान पुट किए, अगर डिग्री सेल्सियस का मान अगर हमको फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में दिया था तो पुट कर दिए, यहाँ जो फ़ारेनहाइट में दिया है पहले हम क्या करेंगे, इस फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, उनके बाद यहाँ पुट करेंगे। या नहीं तो फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो पहले इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देंगे, बाद में क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, हम कहेंगे 300 केल्विन को, क्या हम उल्टा क्वेश्चन दिए, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। दूसरा क्वेश्चन 273 केल्विन को 273 केल्विन को क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देते हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है। ये 3 सवाल इसका हुआ, और पीछे वाला क्या को सवाल हुआ, 7 को, अर्थात 10 सवाल को आपको HW में दिए हैं, ये 10 सवाल आप लोग ट्रैक कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में तब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, नेक्स्ट लेक्चर में तब हम लोग पढ़ेंगे मोल के बारे में। किसके बारे में, फिजिक्स में मोल का जितना इस्तेमाल रहेगा उतना ही पढ़ाएंगे, बाकी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का 11th क्लास का 11th का पोर्शन का पहला चैप्टर मोल है, उनके बारे में एकदम मजा से डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।